Hello, my dear future chartered accountants. So today we are going to continue with our Indian economy part 2 and in this we'll try कि हम पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लें. ठीक है, तो हमने लास्ट जो था वो सारे अच्छे से कवरेज कर ली है. IPRs को पढ़ा था, कॉलोनियल पीरियड को पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द पॉलिसी इन 1950. ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए तो दो इकोनॉमिक फिलोसफीज बनाई गई. पहली फिलॉसफी किन्होंने बोली? नेहरू जी ने बोली. और दूसरी फिलॉसफी किन्होंने दी? गांधी जी ने दी. ठीक है, गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी जी ने दी. तो उनको बोथ वांट कि इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो. ठीक है, बट उन दोनों की अप्रोच क्या थी? डिफरेंट थी. पहले हम बात करके चलेंगे नेहरू इकोनॉमिक फिलॉसफी के बारे में. ठीक है, सो अभी हम ट्राई करेंगे जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसको थोड़ा सा लिख लेंगे, अदरवाइज विल ट्राई कि हम जो है वो रीडिंग करके चले. ठीक है, सो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि इंडिया को मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन बनना है. उन्होंने बोला एक सोशलिस्टिक सोसाइटी डेवलप करते हैं जिसमें इन इक्वालिटी को रिड्यूस करके चलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी, वेलफेयर को प्रमोट करेंगे और वेल्थ का कंसंट्रेशन सिर्फ फ्यू हैंड्स में रहेगा, यानी कि पब्लिक के पास ही रहने वाला है, यानी कि गवर्नमेंट के पास ही रहने वाला है. उन्होंने ये बोला कि देयर विल बी ऑब्वियसली हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे, स्टील की इंडस्ट्री, मशीन वर्किंग प्लांट्स वाली मशीन इंडस्ट्री, पावर प्रोजेक्ट वाली इंडस्ट्री. तो इन इन हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करके चलेंगे. ठीक है, वेयर एज जो गांधी जी की फिलॉसफी थी, गांधी जी ने बोला, गांधी जी का डिफरेंट विजन था. ठीक है, उन्होंने बोला कि रियल स्ट्रेंथ जो है वो विलेजेस में है. तो उन्होंने बोला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं, लिमिटेड वर्कर्स को करते हैं, लोकल रिसोर्सेज को प्रमोशन में लेके आते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही प्रमोटेड पोट्री, ही प्रमोटेड वीविंग एंड कारपेंट्री. सो उन्होंने उनका मेन फोकस कहीं और था एज कंपेयर टू द जवाहरलाल नेहरू जी पॉलिसी. ठीक है, उन्होंने बोला कि कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोट करते हैं, फैमिली लेबर यूज हो जाएगी, हैंडलूम, वीविंग, हैंडमेड सोप्स, हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर मेन फोकस था. ठीक है, विलेज के ऊपर फोकस था कि गांधी जी को चाहिए था कि हर विलेज जो है वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो, अपना सब चीज़ें मतलब बाहर वालों के ऊपर रिलायंट ना रहे, ऑलमोस्ट अपनी नीड्स को खुद प्रोड्यूस कर सके और दूसरी सिटीज़ के ऊपर लेस डिपेंडेंट रहे. तो इसी को, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं विलेज रिपब्लिक्स. क्या बोलते हैं हम इसको? विलेज रिपब्लिक्स. ठीक है, फिर मतलब बेसिकली नेहरू जी का मेन पॉलिसी थी हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर एंड गांधी जी वांट्स कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रमोशन हो. फिर उसके बाद लार्ज फैक्ट्रीज के प्रमोशन का किनका मेन ऑब्जेक्टिव था? ऑब्वियसली नेहरू जी का. एंड विलेज बेस्ड प्रोडक्शन चाहते थे गांधी जी. गवर्नमेंट लेड डेवलपमेंट करना चाहते थे नेहरू जी. डिसेंट्रलाइज्ड मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जो ग्रोथ थी डिसेंट्रलाइज करना चाहते थे. कौन? गांधी जी. ठीक है, वो चाहते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ये चाहते थे सेल्फ रिलायंट होना चाहिए. और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे नेहरू जी, वेयर एज गांधी जी वॉज सपोर्टिंग लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन. ओके, सो अब हम पढ़ते हैं दैट इज नोन एज हिंदूज ग्रोथ रेट. सो यूजुअली ड्यूरिंग द जीडीपी ग्रोथ रेट, इंडिया की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट थी, वो थी 3.5%. नाउ व्हाट इज दिस? हिंदू ग्रोथ का मतलब क्या है? सो इकोनॉमिस्ट ने एक नाम दिया हिंदू ग्रोथ रेट. किसने नाम दिया? इकोनॉमिस्ट ने नाम दिया हिंदू ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द पीरियड 1950 से लेके 1980 में. ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ रही थी. इस दौरान जीडीपी का हिस्सा सिर्फ 3.5% ही था. अब क्योंकि सेवरल फैक्टर्स थे, अब सबसे पहले हम ये पढ़े हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में, तो ये इकोनॉमिक टर्म थी. इसका मतलब रिलीजन के साथ नहीं था. इसका मतलब था कि इंडिया बहुत स्लो ग्रोथ रेट पे चल रहा था. दैट वाज अराउंड 3.5% पर ईयर. जो बच्चे पढ़ेंगे वो इसको शायद से रिलीजन के साथ रिलेट कर पाए, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू द रिलीजन, दिस इज रिलेटेड टू द स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. दिस इज रिलेटेड टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया.
ठीक है। सो ग्रोथ क्यों थी? क्योंकि एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल था। मतलब ग्रोथ क्यों नहीं थी, स्लो क्यों थी? क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत हाई था, लाइसेंस परमिट राज था, लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी, लिमिटेड कंपटीशन था, तो इसीलिए स्लो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन थी। अब एग्रीकल्चरिस्ट बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सबसे पहले तो हमारे पास, हम मेजरली किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर के ऊपर थे, बट ड्यू टू द नेहरू पॉलिसी एवरीबडी वांट्स कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि पहले तो सबसे पहले जमींदारी सिस्टम था पहले, है ना, उसको खत्म करो, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करो ताकि इनइक्वालिटी जो है हट जाए। फार्मर्स को बोलो कि रिसोर्सेज, मशीनरी, क्रेडिट देना शुरू करो, लोन की फैसिलिटी देना शुरू करो, जिससे उनकी कॉस्ट कम आए और उनकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाए। बट एज वी नो कि जो एग्रीकल्चर है वो एक सीजनल एक्टिविटी है, तो ड्रॉट्स आए, दो स्वेयर ड्रॉट्स आए इंडिया में 1966 एंड 1967। तो इंडिया को मेजरली यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा फॉर फूड एड अंडर PL 480। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस PL 480 वेरी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वैसे एग्जाम में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो अच्छा, ड्रॉट्स आए कब आए? 1966 से लेके 1967 में आए, जिससे फूड की प्रोडक्शन बहुत शार्पली गिरी और कंट्री को फूड शॉर्टेज होनी शुरू हो गई। अब क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स में बहुत लेस डेवलपमेंट थी, बहुत लेस हम R&D पे खर्चा कर रहे थे, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत कम थी, हाई HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स कम यूज कर रहे थे, साइंटिफिक फार्मिंग यूज कर रहे थे, इसीलिए एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। अब हमें क्या करना पड़ा? डिपेंडेंस किसके ऊपर आ गई? डिपेंडेंस ऑन PL 480 आ गया। नाउ व्हाट इज दिस? इसका मतलब था कि इंडिया को यूएस से फूड ग्रेन्स मंगाने पड़े अंडर द PL 480 प्रोग्राम। व्हाट इज PL 40? दैट इज पब्लिक लॉ 480। अच्छा, ये प्रोग्राम बेसिकली किसके लिए होता है? ये प्रोग्राम होता है फूड एड प्रोवाइड करने के लिए, फूड की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उन कंट्रीज को जो जो फेस कर रही हैं शॉर्टेज। अच्छा, तो ये डिपेंडेंस बेसिकली क्यों आई? बिकॉज द अर्जेंट नीड टू इंक्रीज डोमेस्टिक फूड। अभी आगे मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया बता के चलती हूँ, बट अभी हमने ऊपर पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो फूड क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में, देखो ड्रॉट कब आया था? ड्रॉट आया था हमारा 1966 एंड 1967 में। ड्रॉट आया है ना, तो जिससे फूड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई। अब हुआ क्या? क्योंकि लेट 1960s से हमें रियलाइज हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन पे जाना चाहिए, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करेंगे बाय यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना। HYV सीड्स था, दीज सीड्स हमने सोचा कि हम HYV सीड्स को यूज करेंगे। दीज सीड्स प्रोवाइडेड मच हायर आउटपुट देन द ट्रेडिशनल सीड्स। तो इनका मेन फोकस किसके ऊपर था? HYV सीड्स का व्हीट एंड राइस के ऊपर। सेकंड हमने सोचा इरिगेशन की फैसिलिटी, क्योंकि एग्रीकल्चर मेजरली डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है? इरिगेशन के ऊपर होता है ना। तो हमने बोला हम वाटर सप्लाई देंगे थ्रू विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स, विद द हेल्प ऑफ द कैनाल, विद द हेल्प ऑफ द ट्यूब वेल्स, विद द हेल्प ऑफ द डैम्स, ठीक है। फिर हमने सोचा कि हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स ने सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा दी, क्रॉप की यील्डिंग बढ़ा दी। पेस्टिसाइड्स इंसेक्ट्स से, मतलब हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें कीड़ा ना लग जाए, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज करी सिग्निफिकेंटली, जिससे हम
इंडिया फिर से सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स जो था वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और उसने इंपोर्ट्स के ऊपर अपने डिपेंडेंट कम कर दी। ठीक है, अब नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स, तो बैंक्स वर इंट्रोड्यूस्ड कि हम लोग क्रेडिट देके चलेंगे। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट ने ऑनरशिप ली, मैनेजमेंट ली प्राइवेट कंपनीज और इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, और प्राइवेट कंपनीज का मतलब वो मैनेज करके चलेगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो बैंक्स हैं वो मेनली बिग बिजनेस का काम है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस का काम है, एक्सपेंशन की जरूरत है, अर्बन एरियाज में जाने की जरूरत है, इसीलिए वो फार्मर्स, रूरल एरियाज, स्मॉल बिजनेस तक पहुंचे। तो इन बैंक्स को हमने क्या सोचा, नेशनलाइजेशन करने का सोचा। सो नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, टेकिंग फुल कंट्रोल फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कितने किए, 14 बैंक किए इन 1969 एंड देन 6 बैंक्स इन द 1980। तो 1969 में कमर्शियल बैंक्स जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए और अनदर 6 कमर्शियल बैंक्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1980, ताकि बैंकिंग को एक्सपैंड किया जाए, स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंक्रीज किया जाए। अब पर फिर भी ना 1965 से लेके 1981 वर्स्ट पीरियड था इंडिया की इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ जो हमने देखी वो बहुत स्लो देखी, बहुत सारे ड्रॉट्स देख लिए, बहुत सारे वॉर्स देखी, बहुत सारी इन्फ्लेशन देखी, वीक इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखी, एंड देन द कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस दैट इज एमआरटीपी। एमआरटीपी लिखा नहीं है क्या मैंने, इसको लिख लीजिए यहाँ पे। एमआरटीपी इज नथिंग बट मोनोपोलीज and restrictive trade practices act। ठीक है, तो इन्होंने लार्ज बिजनेस हाउसेस को और इकोनॉमिक पावर को कंसंट्रेट करने के लिए ये लाए गए, ताकि इनका मेन था कि हम मोनोपोली ज़्यादा नहीं क्रिएट करेंगे, फेयर कंपटीशन होना चाहिए और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। तो उन्होंने बोला सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। तो 1967 में वी थॉट, है ना, कि मेनी प्रोडक्ट्स जो थे वो हमने रिजर्व किए किसके लिए, स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए। ठीक है, ताकि हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकें, ताकि हम स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ा सकें, ताकि स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो कंपटीशन में आ सके लार्ज कंपनीज की तरह। फिर आया ये ईरा ऑफ रिफॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ईरा ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, ये कौन सा पीरियड था, 1981 से लेके 1989 तक का पीरियड था, जिसको हमने अर्ली लिबरलाइजेशन बोला और रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ बोला। अब अर्ली लिबरलाइजेशन और रिफॉर्म्स बाय स्टील्थ का क्या मतलब है, रिफॉर्म्स पहले बहुत ग्रेजुअल थी, ठीक है, लिमिटेड थी, इतना वाइडली पब्लिसाइज नहीं करके चलते थे, और हमने मेजर अनाउंसमेंट के साथ इसे इम्प्लीमेंटेशन करी, बट अनाउंसमेंट इतनी नहीं करी। ठीक है, तो हमने पहले अर्ली रिफॉर्म्स किसके ऊपर आए, इंडस्ट्रीज के ऊपर आए, है ना, रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस। तो चेंजेस कहाँ पे आए, इंडस्ट्री के ऊपर आए, ट्रेड के ऊपर आए, टैक्सेशन का देखा। अब ये जो लार्जर रिफॉर्म आया था ना एलपीजी वाला 1991 वाला, उससे पहले वाला 1981 से लेके 1989 तक का पीरियड था। 1991 में तो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा थे कि गवर्नमेंट जो थी वो यहाँ लिखा होगा, हाँ, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट विद डॉक्टर मनमोहन सिंह, with Dr. Manmohan Singh as finance minister, इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमी को करने के लिए सबसे पहले रिफॉर्म्स नेसेसरी क्यों थे, क्यों जरूरत थी हमें रिफॉर्म्स की, क्योंकि हमारा लार्ज डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट था।
यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की इनकम से कई गुना ज़्यादा था, तो इसकी वजह से लार्ज फिजिकल डेफिसिट था। फॉरेन एक्सचेंज के में बहुत सारे क्राइसिस थे। इवन 1.2 बिलियन जो था इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वो गिर चुका था 1.2 यूएस बिलियन। ये अमाउंट सफिशिएंट थी, इतनी ज़्यादा कि हम 2 वीक ऑफ इम्पोर्ट को touched lowest point on 1.2 sufficient only for 2 weeks of imports, कि हम सिर्फ 2 हफ्ते ही इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया ने मतलब ऑब्वियसली मतलब इंटरनेशनल पेमेंट्स करने के लिए वो उसके पास पैसा ही नहीं था। देन इंट्रोड्यूस्ड एलपीजी रिफॉर्म्स, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो एल से मतलब है लिबरलाइजेशन, एलपीजी बोलते हैं हम इसे। लिबरलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट ने जो अपने पास कंट्रोल्स रखे थे, जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उनको थोड़ा सा ढील देना, उनको फ्री कर देना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था कि हमने प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो बढ़ा देंगे। पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर मेन फोकस थे, अब वो रोल को कम करके हम गवर्नमेंट का ऑनरशिप कम करके प्राइवेट सेक्टर का रोल जो था वो बढ़ा देंगे। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंडिया की इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम मिलाएंगे। मतलब बाहर से हमारी पहले इकोनॉमी क्या होती थी, क्लोज्ड इकोनॉमी होती थी। अब इस इकोनॉमी को हमने क्या सोचा, हमने ओपन इकोनॉमी का करने का सोचा। मतलब देयर विल अगेन बी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, हम एक्सपोर्ट भी अब करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम अब इससे हुआ क्या, मार्केट ओरिएंटेड हो गए हम लोग। क्या हो गए, मार्केट ओरिएंटेड हो गए, मतलब कंपटीशन फेस करना पड़ा था। इंडिया ने सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट ने ही बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल किया हुआ था। अब डिमांड की फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई ने मेजर रोल प्ले किया ताकि वो जो है प्राइस को सेट कर सके। देन सेकेंड पॉइंट कम्स मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि हम फिजिकल डेफिसिट को कम करने की कोशिश करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, एंड थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कम करने की कोशिश करेंगे। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था, रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन द अदर कंट्रीज। तो इसका मतलब था कि हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दूसरी कंट्रीज के साथ बढ़ाएंगे, हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, हम गुड्स सर्विसेज कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब कंट्रीज को कनेक्ट करेंगे इकोनॉमिकली। ठीक है, देन कम्स फिजिकल रिफॉर्म्स। फिजिकल पॉलिसी ये जो होती है ना, वो डील करती है, डील्स विद टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। अभी ऊपर भी मैंने ये बोला था फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू द कि गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनकम। तो इनकम कहाँ से आती है गवर्नमेंट को, विद द हेल्प ऑफ द टैक्सेस। ठीक है, तो मेजर फिजिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि स्टेबल टैक्स स्ट्रक्चर होगा, बेटर टैक्स कंप्लायंस होंगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करेंगे। कर्ब करना मतलब कम करना, हम सब्सिडीज को कम करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट की हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, है ना। और मतलब गवर्नमेंट अपना बिजनेस जो है बेचेगी और वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आएगा। तो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने का सोचा। देन वी हैव मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। अब हमने क्या सोचा, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो बैंक में लोन लेते थे लोग, वो चुकाते नहीं थे, तो बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे। एनपीए इज नथिंग बट द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जिससे क्या हो रहा था, ऑब्वियसली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करने का सोचा, जिससे हमने सोचा कि कंपटीशन इंक्रीज होगा बैंक्स के बीच में, और इंटरेस्ट रेट्स को हमने डीरेगुलेट करना शुरू किया। और हमने क्या किया, हमने एसएलआर सीआरआर, हमने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है ना। सो एसएलआर सीआरआर को हमने कम करना शुरू किया। एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो। तो हमने किस किस कॉमिटी के अंदर, नरसिम्हन कॉमिटी रिपोर्ट 1991 में हमने सोचा कि रिजर्व रेट को, इन रेट्स को कम करते हैं, क्योंकि अगर कम ये रेट्स कम होंगे तो बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा मनी लोगों को दे सकेंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ होगी।
Now coming the reforms in the capital market, तो reforms in the capital market सेबी कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई? 1988 में हुई, ठीक है। और इसको रिकॉग्नाइज कब किया? 1992 में, मतलब सोशल स्टेटस कब मिला? 1992 में। सो इंडिपेंडेंट रेगुलर ऑफ द कैपिटल स्टॉक मार्केट, मतलब कैसे शेयर्स की ट्रेडिंग होगी। पहले तो हमारा पेपर फॉर्म होता था, अब तो सारा कुछ ही हमने डीमैट फॉर्म में कर दिया ना, ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। तो वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर था जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करके चलता था। सेबी का मेन काम क्या होता है? सेबी का मेन काम होता है कि वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करके चलता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को भी प्रिवेंट करता है, मतलब कोई भी गलत काम नहीं करेगा, और हेल्दी कैपिटल मार्केट जो होगी वो मतलब क्रिएट करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ हमारे पास निप आया, that is known as new industrial policy. तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 24 जुलाई 1991, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या था? लाइसेंस राज को खत्म करो। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई कि गवर्नमेंट को बोला कि तुम्हें एक्सपैंड करना है तो ठीक है, करो। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर तुम्हें प्राइवेट सेक्टर को एक्सपैंड करना है तो नो नीड टू टेक द बहुत लंबे चौड़े से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिश कर दी गई, ठीक है। बट पब्लिक सेक्टर ने अपने पास 5 इंडस्ट्रीज रखी। वो 5 इंडस्ट्रीज पता कौन सी थी? एक तो वो थी विद स्वेयर इम्प्लीकेशन ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, एक तो एटॉमिक वाली थी, एक हेल्थ वाली, एक वो स्टील वाली थी, एक हमारे पास डिफेंस वाली थी, एक हमारे पास एटॉमिक हो गया, डिफेंस हो गया, एंड वन मोर वाज देयर, रेलवेज, कम्युनिकेशन। ये चेंज जो था वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, ठीक है। सो 5 इंडस्ट्रीज, मतलब इम्प्लीकेशन हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट वाली चीजें थी जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी। और पब्लिक सेक्टर का जो हाँ, मतलब इन वाले पे ध्यान रखा, हेल्थ और एनवायरनमेंट पे अभी भी वो कॉन्सेंट्रेटेड थे। बट पब्लिक सेक्टर ने अपने पास सिर्फ 2 आइटम्स रखी, एक तो रेलवे, दूसरा एटॉमिक एनर्जी, राइट। बाकी सारे उन्होंने बोला प्राइवेट कर दो, स्टील वाला भी प्राइवेट कर दो। फिर उसके बाद आया टैरिफ रिडक्शन। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ मींस टैक्स रेट, ठीक है। उस टाइम पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैरिफ रेट था 355% का। देखो, कोई चीज अगर 100 की है प्लस 355% करो तो मतलब वो चीज कितने की मिलेगी? 100 प्लस 355% के ऊपर टैक्स लग रहा था। अब टैक्स रेट इज ओनली 10%, 20%, 50% भी लगा ले। 100 का 50% मतलब 50, तो 150 की चीज मिलेगी। तो आप देखो 355 मतलब कितना परसेंटेज हाई हो गया, है ना। तो हाईएस्ट वाज 355%, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स बहुत महंगे हो गए। टैरिफ रेट लगा दिया गया जिसकी वजह से इंपोर्ट्स महंगे हो गए। टैरिफ रेट को रिड्यूस किया गया इंटरनेशनल ट्रेड और कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इससे क्या हो रहा था? हमारे जो रुपए की वैल्यू थी वो डी वैल्यू हो गई थी अगेंस्ट द डॉलर, मतलब बहुत कम हो चुका था रुपीस की वैल्यू। आज हमें $1 को खरीदने के लिए 100 रुपीज सपोजिटली पे करने पड़ रहे हैं। उस टाइम पे $1 को खरीदने के लिए 42 रुपीज खरीदने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है ये 100 रुपया आज हमें देना पड़ रहा है ना, इसका मतलब रुपीस की वैल्यू क्या हो गई है? डी वैल्यू हो गई है ना। हमें डॉलर जो है वो महंगे में लेना पड़ रहा है, महंगे में खरीदना पड़ रहा है। तो 18% हमारी जो थी वैल्यू जो थी वो कम हो चुकी थी। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक कंट्री का प्राइस यानी कि करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है एज अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर वीक करेंसी थी तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो बहुत चीपर हो गए थे और कॉम्पिटिटिव ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि अब ऑटोमेटिकली हम लोगों के अगर रुपये सस्ता है, हमारे लिए डॉलर महंगा है, हमें लिए खरीदने में महंगा है, पर जो दूसरे लोग हैं उनके लिए खरीदने में तो ये सस्ता हो गया ना। एक बंदे के लिए चीज महंगी होती है तो दूसरे बंदे के लिए सस्ती होती है ना। सिमिलरली हमारे लिए डॉलर खरीदना महंगा हो गया
उनके लिए डॉलर, उनके लिए रुपीस खरीदना इजी हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होना शुरू होगा होगा कि सस्ती चीज होगी तो उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तो अब कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन बैलेंस होनी शुरू हो गई। नाउ कम्स सबसे पहला पार्ट, दैट इज ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। इसमें क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 से फॉरेन ट्रेड जो था वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही था, गवर्नमेंट ही करके चलती थी, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल था। इंपोर्टर फ्रीली इंपोर्ट नहीं कर सकता था अनदर कंट्री से, बिजनेस को बहुत सारे इंपोर्ट के लाइसेंस चाहिए होते थे, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती थी, और फॉरेन एक्सचेंज के अप्रूवल्स चाहिए होते थे, ठीक है। और अगर जब पेमेंट भी करना होता था तो बहुत हाई कस्टम ड्यूटी जो थी वो पे करके चलनी होती थी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचा के रखना है, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज था उस टाइम पे। तो एक्सेसिव कंट्रोल्स लगाया गया जिसकी वजह से बहुत सारा डिले होता था, ब्यूरोक्रेसी थी, कंपटीशन बहुत कम था, लिमिटेड गुड्स थे। तो इसीलिए ट्रेड पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, जिसमें हमने क्वांटिटेटिव, कुड यू सी है मैंने क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट। तो जिसमें हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो थी, क्वांटिटी और वैल्यू, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स, जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर लिमिट लगा दी गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज गवर्नमेंट ने बोला सिर्फ आप 10,000 कार्स ही इंपोर्ट कर सकते हो एक साल में, ठीक है, तो मतलब एक लिमिट लगा देगी। इवन कंज्यूमर अगर कुछ ज्यादा भी कार्स चाहिए थी तो वो इंपोर्ट नहीं कर सकता। इससे हुआ क्या, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। इससे हुआ क्या, अगर आप इतना लिमिट में चीजें खरीदोगे दैट इज नॉट बैड, बट अगर आप मोर देन लिमिट चीजें खरीदोगे तो पेमेंट तो देश से बाहर जाएंगी ना, है ना। तो इसीलिए उस चीज को हटाया गया। डिसमेंटलिंग का मतलब है, डिसमेंटलिंग का मतलब रिमूव करना या फिर रिड्यूस करना या फिर अबॉलिश करना, ठीक है। सो डिसमेंटलिंग क्या गया, गवर्नमेंट इम्पोज्ड लिमिट्स, मतलब क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन को कि आप सिर्फ 10,000 कार्स इंपोर्ट कर सकते हो, इसे डिसमेंटल कर दिया गया, इसे रिमूव कर दिया गया, जितनी मर्जी करो, ठीक है। आफ्टर द रिमूवल बिजनेस कुड इम्पोर्ट फ्रीली, जितना चाहते हैं उतना ही वो इम्पोर्ट करे। फॉरेन कंपटीशन फेस करना पड़ा, प्रोडक्शन ज्यादा एफिशिएंट हुई, इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो एक्सपैंड हो गया। फिर सेकेंड हमारा था कि हमने जो इंपोर्ट्स पे लाइसेंस थे उनको कम किया, ठीक है। ऑब्वियसली लाइसेंस परमिट राज को कम किया, एंड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट बहुत सारी गुड्स के ऊपर रिड्यूस कर दी गई। ये समरी है। 19 में हम फिक्स्ड एक्सचेंज रिजीम फॉलो करते थे, अब हम कौन सी फॉलो कर रहे हैं, ओपन इकोनॉमी में, ठीक है। फ्रीली हम डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस विल प्ले द रोल, मैनेज्ड फ्लोटिंग भी बोलते हैं। रुपए की वैल्यू ड्यूअल घिरी 1992 में ड्यूअल एक्सचेंज रिजीम थे, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज को हमने फुल फॉलो करना शुरू किया, ठीक है। सो बिफोर रिफॉर्म्स कंपनी को अगर इंपोर्ट करनी होती थी मशीनरी तो उसको पहले तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता था। वंस लाइसेंस obtained, सेवरल डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंटेशन करनी होती थी, गवर्नमेंट के अप्रूवल की वेट करनी होती थी, फिर उसको मशीनरी वो इंपोर्ट कर सकता था आफ्टर द परमिशन, राइट। मतलब हमने क्या किया, अब आउटवर्ड से हम क्या होना शुरू हो गए, इनवर्ड, आउटवर्ड ओरिएंटेड रिजीम का मतलब है हमने फॉलो किया, इनवर्ड थे पहले, हम सिर्फ इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम आउटवर्ड भी जाएंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे। अब हम डोमेस्टिक के लिए नहीं प्रोड्यूस करेंगे बल्कि आउटसाइड के लिए भी प्रोड्यूस करके चलेंगे, ठीक है। हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, ग्लोबल कंपटीशन की तरफ जाएंगे। तो अर्लियर हम किसके ऊपर थे कि इंडियन इंडस्ट्रीज को वर्ल्ड से बचाना है, नहीं हमें एक्सपोज होना, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ था। तो नई अप्रोच क्या थी कि नहीं, नई इंडस्ट्रीज जो भी होंगी वो वर्ल्ड के साथ compete करेंगी, ओके।
अब आता है हमारे पास नीति आयोग। ये तो सारी मैंने वो है समरी ही है, ठीक है, इतना तो। अब हमारे पास कौन सा आयोग आता है? नीति आयोग आता है। सो नीति आयोग में क्या था? आयोग, हाँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले तो प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया इन द ईयर 1950। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? 5 ईयर प्लान को प्रिपेयर करना, ठीक है, और रिसोर्सेज को डिफरेंट सेक्टर्स एंड स्टेट्स में एलोकेट करके चलना। ऐसा लगा कि ओवर द टाइम वी फील लाइक कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, ओपन इकोनॉमी हो चुकी है अब, है ना, पॉलिसी मेकिंग में ग्रेटर पार्टिसिपेशन चाहिए, और वी वांट कि इकोनॉमिक कंडीशंस बाकी स्टेट्स की भी अच्छी होनी चाहिए, डिफरेंट स्टेट्स की भी अच्छी होनी चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन जो था, इसको हटाकर व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड? नीति आयोग वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। नीति आयोग कब आया? ये 1 जनवरी 2015 को आया, 2015 को आया। ओके, डन। सो नीति आयोग ने बताया कि गवर्नमेंट जो है वो थिंक टैंक पर्सपेक्टिव से काम करेगी। अच्छा, जिसने उसको डायरेक्शन, जिसमें वो क्या करेगी? डायरेक्शन देके चलेगी, स्ट्रैटेजिकल एंड टेक्निकल इनपुट देगी। किसको? ऑब्वियसली स्टेट को, सेंटर को, यूटीज को, यानी कि यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट होगी, ठीक है, एक एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन होगा, और एक सेंटर स्टेट कॉपरेशन करके चलेगा, एक बॉडी होगी जो स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल रिकमेंडेशन देगी। ये मेयरली सिर्फ प्लान्स नहीं बनाएगी, बल्कि नेशनल प्रॉब्लम्स को देखेगी, एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करेगी, स्टेट्स को कंसल्ट करेगी, डेटा को एनालाइज करेगी, और पॉलिसी रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को। थिंक टैंक का मतलब है, थिंक टैंक में बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, जिसमें वो इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, रिसर्च कंडक्ट कराएंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, नए नए आइडिया लेके आएंगे, और गवर्नमेंट को नई नई पॉलिसी सुजेस्ट करके चलेंगे। तो नीति आयोग जो था वो गवर्नमेंट का रिसर्च, आइडिया, पॉलिसी एडवाइजरी बॉडी थी, ठीक है। फिर हमने उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स मैंने बोला, इनोवेटिव थिंकिंग होगी बाय द एक्सपर्ट्स, ठीक है। सो डायरेक्शनल कोऑपरेटिव करके कॉपरेशन होगी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा, फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स, इन्वेंसिंग द वॉइस ऑफ द स्टेट्स, इवॉल्व शेयर फॉर प्रायोरिटी सेक्टर एंड द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट्स। चलो बताती हूँ। सो बेसिकली डायरेक्शन देगा और पॉलिसी डायनेमो देख के चलेगा, यानी कि क्या? नीति आयोग डायरेक्शन देगा कि कहाँ पे कंट्री को जाना चाहिए, वेयर द कंट्री शुड गो, कौन से सेक्टर्स को प्रायोरिटी की जरूरत है, विच पॉलिसी, सॉरी, कौन सी पॉलिसीज जो है वो हमें अडॉप्ट करके चलनी पड़ेंगी, हाउ डेवलपमेंट गोल्स बी अचीव्ड, ठीक है। ये गवर्नमेंट को सूटेबल पॉलिसीज बता के चलेगा, और डायनेमो इज समथिंग जो कि एक एनर्जी क्रिएट करे, जो मोमेंटम क्रिएट करे। देयरफॉर अगर हम बोले नीति आयोग एक नया आइडिया, मोमेंटम, डायरेक्शन इंडिया की डेवलपमेंट पॉलिसी में देगा। अब हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नीति आयोग। सबसे पहले तो इनोवेटिव थिंकिंग बाय द एक्सपर्ट्स हमें प्रमोट करनी है, जिसमें नीति आयोग में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट, बहुत सारे एकेडमिशियंस, सोशल रिसर्च साइंटिस्ट, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, सबको बुलाया गया ताकि वो नेशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें।
ठीक है। प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो मतलब इसमें इनोवेटिव थिंकिंग थी सबसे बड़ा बात। इनोवेटिव का मतलब नए नए सोल्यूशन लाया गया उन प्रॉब्लम्स को देखकर, बेटर टेक्नोलॉजी हो, एफिशिएंट पॉलिसीज हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नेंस हो। अब सपोजिटली हमने बोला कि एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स पे की प्रॉब्लम है ना, बहुत पीछे से शॉर्टेज है, तो व्हाई नॉट ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाया जाए, क्यों ना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लाया जाए, क्यों ना बैटरी स्वैपिंग सिस्टम को लाया जाए, क्यों ना क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, है ना। टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसका मतलब क्या है, इंडिया के पास दो मेजर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल, एक है स्टेट। सबकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, बोथ हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, सेंटर एंड स्टेट क्या करेगी, इकट्ठे से काम करेगी, मतलब विल वर्क टुगेदर और फॉर नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये कंसल्टेशन करेगी, एक दूसरे के साथ कंसल्ट करेगी, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेगी, जॉइंट पॉलिसी मेकिंग करेगी, शेयर करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स हर स्टेट की अलग अलग है ना। पंजाब के पास ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम हो सकती है, राजस्थान जो है पानी की शॉर्टेज हो सकती है, स्कार्सिटी हो सकती है, असम में फ्लड्स के असम में फेस द फ्लड्स, महाराष्ट्र में ड्रॉट्स होने के चांसेस है ना। तो सिंगल पॉलिसी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी तो मे नॉट बी सुटेबल फॉर एवरी स्टेट। तो उन्होंने बोला, नीति आयोग ने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए अगर अमंग द वॉइस ऑफ द स्टेट्स, मतलब हर स्टेट अपना जो डिसीजन है वो ले सकती है, टू एनहांस द वॉइस ऑफ द स्टेट, ठीक है, ताकि वो सोल्यूशन प्रेजेंट करे, अपनी प्रॉब्लम्स को रेज करे, हर स्टेट अपनी प्रॉब्लम को बताए एंड ऑल। डेवलप शेयर्ड विजन, अब क्या है, अब नेशनल प्रायोरिटीज को डिस्कस करना, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को डिस्कस करना, लॉन्ग टर्म प्लान्स को डिस्कस करना, फिर उसके बाद है क्रेडिबल प्लान्स, टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट द क्रेडिबल प्लान्स। अब डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो दिल्ली और स्टेट की कैपिटल में नहीं होनी चाहिए, बल्कि सब जगह पे होनी चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे होनी चाहिए, विलेज में भी होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में भी होनी चाहिए, स्टेट में भी होनी चाहिए, नेशन में भी होनी चाहिए, हर जगह पे क्रेडिबल प्लान्स होने चाहिए। उसके बाद आते हैं क्री इनिशिएटिव्स ऑफ द नीति आयोग। सो मतलब एक अच्छा एक चीज और, क्रेडिबल प्लान का मतलब क्या होता है, क्रेडिबल प्लान का मतलब होता है ऐसा प्लान जो रियलिस्टिक हो, जो पॉसिबल हो। ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए जो कि इम्पॉसिबल है, हवा में ही बातें कर दी, नो, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब हमें बॉटम लेवल पे प्लानिंग कर, बॉटम अप अप्रोच प्लानिंग करनी चाहिए, विलेज की रिक्वायरमेंट्स समझनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट की प्लान बनाने चाहिए, स्टेट को प्लान बनाना चाहिए एंड नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अब की स्ट्रेटेजी इनिशिएटिव आयोग में सबसे पहला पॉइंट क्या है, लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। तो मतलब लाइफ की फुल फॉर्म क्या है, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। अब इनिशिएटिव में इनकरेज किया गया कि लोगों को एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अडेप्ट करके चलना है, जिसमें बोला यूज एंड डिस्पोज पॉलिसी, है ना, सबको पता है यूज एंड डिस्पोज पॉलिसी का। सो परचेज किया, यूज कर दिया, थ्रो अवे कर दिया, ज्यादा वेस्ट होगा, इससे प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, हमारे नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो सकते हैं। तो लाइफ ने इनकरेज किया, मतलब लाइफ प्रोग्राम ने इनकरेज किया, लाइफ इनिशिएटिव ने इनकरेज किया क्या, कि वेस्ट को रिड्यूस करो, रीयूज करो प्रोडक्ट्स को, रिसाइकिल करो, सेव करो वाटर को, सेव करो इलेक्ट्रिसिटी को एंड ऑल, ठीक है। फिर आता है नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम, नडैप। यहाँ पे बोला गया कि नडैप ने गवर्नमेंट को एक्सेस दिया यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई ताकि वो रिलायबल डेटा रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, रिलेटेड टू द हेल्थ, रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, ठीक है, एक्सेस टू गवर्नमेंट डेटा। गवर्नमेंट डेटा किस चीज का होता है, पॉपुलेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, पावर्टी, इंडस्ट्री, एनवायरमेंट, जो भी गवर्नमेंट का डेटा है, विदाउट प्रॉपर डेटा पॉलिसी कैसे बनेगी, अजम्पशंस के ऊपर ना। तो उन्होंने बोला कि जो नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें वो गवर्नमेंट का डेटा एक्सेस कर सकेगी और रिलायबल डेटा होना चाहिए।
फिर उसके बाद ये जो नडाप था, इसने हेल्प किसको किसको किया? इसने हेल्प किया स्टूडेंट्स को, इसने हेल्प किया रिसर्चर को, जर्नलिस्ट को, पॉलिसी मेकर्स को, बिजनेसेस को, ताकि वो गवर्नमेंट डेटा को मोर इजीली एनालाइज कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर है जिसको कंपेयर करना है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी क्या है, जिसको लिटरेसी रेट जानना है, हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में जानना है अमंग द डिफरेंट स्टेट्स। वो इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो एक रिसर्चर जो है इंटीग्रेटेड डेटा प्लेटफॉर्म यानी कि नडाप को यूज कर सकता है। ठीक है, जिससे बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। नाउ कम्स द शून्य कैंपेन। शून्य कैंपेन का मतलब है, शून्य मीन्स जीरो, शून्य। ठीक है, कैंपेन ने प्रमोट किया कि क्लीनर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जीरो एमिशन मोबिलिटी, मतलब कोई भी धुआं नहीं क्रिएट करना चाहिए, कोई भी व्हीकल ऐसे नहीं होनी चाहिए, अगर कोई व्हीकल 10 साल से पुरानी है तो उसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा, यू कैन नॉट यूज दैट, है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी, ताकि वी वांट कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करो, इलेक्ट्रिकल डिलीवरी व्हीकल्स होने चाहिए, क्लीनर अर्बन ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, जनरेट हो, और क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड, निट्रोजन ऑक्साइड्स, बहुत हार्मफुल ऑक्सीडेंट्स भी क्रिएट करके चलते हैं। सो हमने बोला एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ईवी व्हीकल्स शुड बी प्रमोटेड। ओके, जैसे ऑनलाइन डिलीवरी आजकल बहुत चल रही है, तो हमने बोला सबसे पहले तो यहीं से शुरू किया जाए। whosoever ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, जैसे ब्लिंकिट है, तो उनको यूज करना चाहिए ईवी व्हीकल्स, ताकि एमिशंस जो हैं वो कम हो सके। देन कम्स ई अमृत। ई अमृत क्या है? ई अमृत इज इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन जो है वो क्रिएट किया गया फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। ठीक है, ई अमृत वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल इंफॉर्मेशन ऑन द ईवीज। तो बताया गया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, चार्जिंग स्टेशंस के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑन दिस, इंसेंटिव्स के बारे में, और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज के बारे में, कॉस्ट की कंपैरिजन के बारे में। एक पर्सन जो ईवी व्हीकल लेगा वो सेवरल क्वेश्चन पूछेगा, क्या ये इकोनॉमिकल है, क्या मुझे पेट्रोल वाले से या डीजल वाले से सस्ती पड़ रही है, और क्या कहाँ पे इसे हम चार्ज करेंगे, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स कोई अवेलेबल है, इंसेंटिव अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि कोई चालान नहीं होगा तो ये इंसेंटिव टाइप ऑफ तरीका ही है। तो ई अमृत एम्स टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन एट ओनली वन प्लेस। नाउ moving to the other part of the chapter, that is current state of the economy. तो current state was primary sector, एग्रीकल्चर के ऊपर, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक वाज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारे पास 3 सेक्टर है, पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में सारे के सारे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, नर्सरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एक्टिविटीज, माइनिंग, ये सारी कौन सी है, प्राइमरी एक्टिविटी में आती हैं। यहाँ इसको हम प्राइमरी क्यों बोलते हैं, बिकॉज रॉ मटेरियल को हम ये हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है टू द अदर सेक्टर्स। इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द अदर सेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में देते हैं, शुगर केन को हम शुगर मिल्स में देते हैं, वीट को हम फ्लावर मिल्स में देते हैं, मिल्क को हम डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट्स को देते हैं, टिम्बर को हम फर्नीचर इंडस्ट्रीज में देते हैं। ठीक है, सो एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन इंडिया। मेजरली जो जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन थी वो 70% किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे वो फार्मिंग एक्टिविटी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की लेबर हो, चाहे वो डेयरी एक्टिविटीज हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज हो, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्जैक्ट जो जीडीपी की डिपेंडेंसी थी वो कितनी थी,
47% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। तो जिसने कितना कंट्रीब्यूट किया, 18.80% जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो ये मैंने पहले बता दिया कि इंडिया emerged as लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस, जूट, स्पाइसेस। जूट हमने कहाँ से किया था? कलकत्ता वाली, है ना। और लार्जेस्ट एरिया प्लांटेड इन द व्हीट, राइस एंड कॉटन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल हर्ड इज बफलोज। सो सर्वे आया, तो सर्वे में पता लगा क्या कि द इंडिया इज अमंग टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ द agri products in world. Agriculture and processed food export development authority, APADA, responsible for export promotion of the agriculture products. तो several agricultural commodities हैं, कौन सी? ये वाली मिल्क हो गया, पल्सेस हो गया, जूट हो गए, स्पाइसेस हो गए, व्हीट हो गया, राइस हो गया, कॉटन हो गया, बफलोज हो गई। ये सारे के सारे हम मतलब एक्सपोर्ट करके चलते हैं। ओके फिर उसके बाद ये बताया कि लार्जेस्ट क्रॉप कौन सी थी, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप क्या था। ठीक है, हम हाईएस्ट प्रोडक्शन करके चल रहे थे। सो अपेडा की फुल फॉर्म ध्यान रखना, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबल थी, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म था जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भेज रहा था। मतलब यही एक्सपोर्ट करेगा, प्रमोशन करेगा एक्सपोर्ट की, यही पैकेजिंग स्टैंडर्ड देख के चलेगा, यही क्वालिटी देख के चलेगा, यही इंटरनेशनल ट्रेड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडियन इकोनॉमी है जो कि मैंगो के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहती है। ठीक है, प्रोसेस्ड मैंगो को बेसिकली एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो वो क्या करेगा? कंप्लायंस, क्वालिटी कंप्लायंस देख के चलेगा, ताकि बाहर की कंट्रीज में जाना तो कहीं हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, है ना। प्रॉपर पैकेजिंग देखेगा, एक्सपोर्ट मार्केट इंफॉर्मेशन देखेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, मार्केट फाइंड करेगा कहाँ पे मैंगो चाहिए, वो सब। फिर ये 5th पार्ट है हमारे चैप्टर का, दैट इज मेजर्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले एफडीआई इंट्रोड्यूस्ड। एफडीआई इज नथिंग बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फूड मार्केटिंग। ठीक है, एफडीआई इज नथिंग बट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन कंपनी इंडिया में, है ना, बिजनेस करके चलेगी, उसे बोलते हैं हम एफडीआई। पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी परमिट की ऑटोमेटिक रूट होना चाहिए स्पेसिफिक एक्टिविटीज का, जिसमें हम गुड्स जो हैं वो एप्लीकेबल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करके चल रहे हैं? एक्सपोर्ट करके चल रहे हैं। नाउ व्हाट इज ऑटोमेटिक रूट? व्हाट इज ऑटोमेटिक रूट? अंडर द ऑटोमेटिक रूट पहले क्या होता था? प्रायर गवर्नमेंट का, यू नो, यहाँ पे लिख ही लेते हैं, प्रायर government approval is generally not required, though the investor must comply with prescribed conditions and रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट, प्रायर गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले ही कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके चलेगा, जिससे होगा क्या? मोर कैपिटल वुड बी देयर, मोर बेटर सप्लाई चेन वुड बी देयर, वेस्टेज कम होगी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड था हमारे पास पीएम किसान। दैट इज, पीएम किसान इज नथिंग बट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि।
ठीक है, ये इनकम सपोर्ट स्कीम थी फार्मर्स को, ताकि एलिजिबल फार्मर्स को, ताकि वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड कर सके। मतलब गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब फार्मर्स के बैंक अकाउंट में पैसे डाल सके, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देने की कोशिश थी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस at 1.50 times the cost of the production. MSP is the price that government announce which supports the purchase of specified crops. तो ये बेसिकली फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ताकि बहुत ज़्यादा उनके क्रॉप्स का प्राइस जो है वो गिर ना जाए। तो सपोजिटली एक फार्मर ने ₹2000 स्पेंड किए ताकि जो वो कर सके, प्रोड्यूस कर सके क्रॉप को। हार्वेस्ट सीजन के बाद मार्केट में उसका प्राइस जो है वो शार्पली इतना एकदम से ना गिर सके, इसीलिए और शार्पली अगर गिर गया तो फार्मर्स में भी अपना माल निकालने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर है, पेरिशेबल है, तो वो माइट भी हो सकता है अपना माल जो है वो कम पैसों में ही बेच दे। तो एमएसपी क्या प्रोवाइड करता है? मिनिमम सपोर्ट मैकेनिज्म नोटिफाइड क्रॉप्स के लिए प्रोवाइड करके चलता है। ठीक है, सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये इंश्योरेंस स्कीम है फार्मर्स के लिए जो क्रॉप लॉस और डैमेज को सफर करते हैं। मतलब बेसिकली उन्होंने बोला कि ये इंश्योरेंस स्कीम देंगे, अगर कोई क्रॉप लॉस होता है, कोई भी डैमेज होता है, तो हम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करके चलेंगे। ठीक है, सो इसको हम PMFBY भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ड्रॉट के टाइम पे, फ्लड के टाइम पे, साइक्लोन, एक्सेस रेनफॉल, डिसीज या फिर पेस्ट अटैक को प्रमोट करने, मतलब उससे बचाने के लिए इंश्योरेंस की स्कीम जो है, फसल बीमा, बीमा मीन्स इंश्योरेंस, इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करी गई है। वी आर लेफ्ट विद आई थिंक इतना सा पार्ट। यस, फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, सॉइल की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेटर इनकम को टू इंश्योर बेटर इनकम फॉर द प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स की प्रोड्यूसर्स की इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर प्रोडक्शन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करी गई है। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, योजनाज हैं, आपको रीड तो करनी ही पड़ेंगी, राइट। फिर आता है हमारे पास परंपरागत, का मतलब होता है ट्रेडिशनल। ओके, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, increase water use efficiency. Now this is very important. ठीक है, सो यहाँ पे बोला कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटर को इंक्रीज किया जाए, इरिगेशन फैसिलिटी को इंक्रीज किया जाए, ताकि एफिशिएंसी क्या हो, बढ़ जाए। सेटिंग अप ई नाम, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच एग्जिस्ट APMC मंडीज to create unified national market for the agriculture products के लिए। Then ninth is किसान रेल improvement to produce the farm to farm produce लॉजिस्टिक्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सी यूज आई? किसान रेल वॉज यूज्ड। तो लोअर इनकम ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट थी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटिंग लैंड होल्डिंग्स थी, जिसकी वजह से देयर वाज, मतलब इवन दो इतने सारे प्रोग्राम्स होने के बाद भी एग्रीकल्चर लैंड बहुत जगह पे इनफर्टाइल है, मतलब बंजर है। ठीक है, स्मॉल है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है, बहुत कम प्रोपोर्शन ऑफ लैंड है, जिससे फार्मर की प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम रहती है, राइट। एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग रिजल्ट इन लिटिल मार्केटेबल सरप्लस एंड दस लोअर इनकम ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट। इसका मतलब क्या है?
कि लैंड होल्डिंग बहुत कम है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। अपने जो फार्मिंग है वो ही अपने घर का ही बना पाते हैं, घर का ही प्रोडक्शन कर पाते हैं कि वो मार्केट कर सके। मार्केट सरप्लस बहुत कम बचता है, जिसकी वजह से इनकम जो है वो एग्रीकल्चर्स की बहुत कम है। तो वी कैन से इंडियन एग्रीकल्चर मॉडर्न हो चुका है, बिकॉज वी आर यूजिंग द HYV। मे आई नो व्हाट इज HYV? दैट इज हाई यील्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हमने न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फॉलो करने शुरू कर दिए, इंटेंसिव कल्टीवेशन करनी शुरू कर दी है, मल्टीपल क्रॉपिंग करनी शुरू कर दी है, साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट करनी शुरू कर दी है। So in the next part, we are going to cover the secondary sector and the tertiary sector. Okay, done. Thank you so much. Goodbye.